सारा घर खूबसूरत फूलों और जगमगाती लाइट से सजा हुआ था। विवेक और सनाया की शादी का इवेंट खत्म हो चुका था और अब दोनों शादी के बंधन में बंध चुके थे। अपनी सुहागरात के लिए सनाया दुल्हन की ड्रेस में विवेक का इंतजार कर रही थी। वो अपने ख्यालों में खोई हुई बिस्तर में जाकर लेटी ही थी कि तभी दरवाजा खुला और विवेक अंदर आया। उसे देखकर सनाया के चेहरे पर अचानक एक स्माइल आ गई, लेकिन विवेक अपने मोबाइल में बिजी था और बहुत सीरियस लग रहा था। अंदर जाकर वो सनाया से थोड़ी दूरी पर एक सोफे पर बैठ गया। वहां क्यों बैठे हो? मेरे पास आओ। विवेक ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, जैसे मानो उसने उसकी बात सुनी ही ना हो। शादी के मंडप से दिव्या जिस तरह रोते हुए गई थी, विवेक उस बात से अभी तक अपसेट था। मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ विवेक। किसी से चैट कर रहे हो तुम? यहाँ मेरे पास आओ। तुम सो जाओ, मुझे कुछ काम है। क्या? आज के दिन तुम्हें ऐसा कौन सा काम है? आज हमारी फर्स्ट नाइट है और आज की रात तुम्हें मेरे पास मेरे साथ होना चाहिए। तुम्हारे पास ही तो हूँ और तुम्हारे साथ भी हूँ। तुम मुझसे शादी करना चाहती थी तो लो मैंने कर ली, अब और क्या चाहिए तुम्हें? विवेक की बात सुनकर सनाया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे विवेक से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि वो आज की रात इस तरह बिहेव करेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हें मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ, जवान नहीं हूँ? मुझसे शादी करके तुम्हें वो हर चीज मिल गई जिसे पाने के लिए लोग मरते हैं। घर, गाड़ी, पैसा, सब कुछ एक झटके में मिल गया तुम्हें। वरना रोड पर एक फूड ट्रक लगाया करते थे तुम। बताओ क्या कमी है मुझ में? या अभी भी उस दिव्या के बारे में सोच रहे हो? उसकी हिम्मत तो देखो, मेरी शादी रोकने चली थी। सनाया की बात सुनकर विवेक अचानक खड़ा हो गया और सनाया के सामने जाकर उसे गुस्से से घूरने लगा। मैंने तुम्हें शादी के पहले भी एक बार बताया था, लेकिन शायद तुम भूल गई, इसलिए मैं तुम्हें फिर से याद दिला देता हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि शादी के कुछ दिन बाद तक हम साथ नहीं रह सकते। जब मैं चाहूंगा तब मैं खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और हाँ, लोगों के लिए अब हम हस्बैंड वाइफ हैं, इसलिए तुम्हें अपना बिहेवियर मेरे लिए चेंज करना होगा। जिस तरह आज तक तुम लोगों के सामने मुझसे बिहेव करती आई हो वो अब नहीं चलेगा। सनाया को विवेक की बातों पर गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी। दरअसल सनाया ही विवेक से शादी करना चाहती थी, क्योंकि विवेक भी सनाया की तरह ही मांगलिक था। सनाया ने शादी से पहले कभी सोचा नहीं था कि विवेक उससे इस तरह की बात करेगा। सनाया की आंखों से आंसू छलकने लगे थे और वो एकटक विवेक को देख रही थी। क्यों क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? मेरा मूड ठीक नहीं है, फिलहाल मैं जा रहा हूं। इतना कहकर विवेक रूम से बाहर जाने लगा। सनाया उसे जाते हुए देख रही थी, लेकिन उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। शायद उसे समझ में आ चुका था कि अब उसे रोकने से कोई फायदा नहीं। बाहर जाकर विवेक गार्डन में बैठ गया और जेब से एक सिगरेट निकालकर पीने लगा। वो अभी भी गहरी सोच में डूबा हुआ था। पता नहीं दिव्या किस हाल में होगी, क्या बीत रही होगी उस पर, लेकिन इस वक्त उसे फोन करना ठीक नहीं होगा। सुबह उससे बात करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है वो समझ जाएगी। फिर अचानक विवेक सिगरेट फेंक कर उठ खड़ा हुआ और कार लेकर घर से बाहर निकल गया। थोड़ी ही देर में कार अंधेरे में कहीं गायब हो गई। विवेक की रात कार में ही बीती। सुबह होते ही उसने सबसे पहले दिव्या को फोन लगाया, लेकिन दूसरी तरफ से उसे सिर्फ वॉइस मैसेज सुनाई दिया। ओ कम ऑन दिव्या, कहाँ हो तुम? फोन क्यों नहीं लग रहा है तुम्हारा? कई बार फोन लगाने के बाद जब हर बार उसे यही आवाज सुनाई दी तो विवेक समझ गया कि दिव्या ने उसे ब्लॉक कर दिया होगा, और ये ख्याल मन में आते ही वो कुछ पल के लिए निराश हो गया। लेकिन अगले ही पल कुछ सोचकर उसने कार स्टार्ट की और दिव्या के कॉलेज की तरफ चल पड़ा। कॉलेज पहुंचते ही उसने दिव्या को ढूंढना शुरू किया, लेकिन दिव्या कहीं दिखाई नहीं दी। तभी उसकी नजर दिव्या की एक फ्रेंड पर पड़ी और वो दौड़कर उसके पास पहुंचा। हे, क्या तुमने दिव्या को कहीं देखा? मुझे वो कहीं मिल नहीं रही है। नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। शायद वो आज नहीं आई है। उसका जवाब सुनते ही विवेक के मन में चिंता और बढ़ गई। कैसे उससे कांटेक्ट करूं? किसी भी हाल में मुझे उससे मिलना ही होगा और उससे माफी मांगनी होगी। मैंने सच में उसके साथ बहुत बुरा किया है।
लेकिन ऐसा क्या करूं कि वो मुझे माफ कर दे? तभी उसे श्रीकांत की याद आई, जिसके कारण दिव्या बहुत परेशान थी। हाँ, अगर श्रीकांत का मैटर मैं सॉल्व कर दूं तो जरूर दिव्या मुझे माफ कर देगी। मन में ये ख्याल आते ही विवेक ने तुरंत अपने एक पुराने दोस्त रोहित को फोन किया, जो इंटेलिजेंस सर्विसेज में काम करता था। रोहित, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। श्योर, क्या करना है? यूनिट का काम नहीं है, पर्सनल है। मैं तुम्हें एक फोन नंबर भेज रहा हूँ। उसका फोन, लैपटॉप और उससे जुड़े सारे डिवाइसेस को हैक करो और उसमें मौजूद सभी फाइल्स को डिलीट कर दो। सारी फाइल्स? किसी से बदला लेना है? हाँ, वैसा ही कुछ। हो पाएगा? समझो, हो गया। कुछ देर बाद ही विवेक का फोन बज उठा और विवेक ने जल्दी से फोन उठाया। हाँ, बोलो रोहित। हो गया। रोहित की बात सुनते ही विवेक ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब वो दिव्या को ये बताकर कुछ सुकून दे सकता था कि उसे अब श्रीकांत ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। उसने तय किया कि वो उस रात दिव्या के घर जाएगा और उसे एक खुशखबरी देगा। शाम ढलते ही विवेक अपनी कार में दिव्या के घर की ओर चल पड़ा। मैंने सब ठीक कर दिया दिव्या, अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। विवेक की गाड़ी तेज रफ्तार से सड़कों पर दौड़ रही थी और उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या दिव्या उसे माफ करेगी? लेकिन जब वो दिव्या के घर पहुंचा तो उसने देखा कि बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी थी। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसने कार से बाहर झांक कर देखा, दिव्या को स्ट्रेचर पर लिटाकर एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था। दिव्या को एम्बुलेंस में जाता हुआ देखकर उसकी तो दुनिया ही खत्म हो गई। उसने वॉचमैन की तरफ देखा। क्या हो रहा है यहाँ? दिव्या को क्या हुआ? पता नहीं साहब, मैडम को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, वो बेहोश हो गई थी। विवेक का दिल बैठ गया। उसने देखा कि अनिल भी वहीं घबराए हुए हॉस्पिटल स्टाफ के साथ एम्बुलेंस के अंदर चले गए। तेज रफ्तार से एम्बुलेंस सड़क पर दौड़े जा रही थी और उसके ठीक पीछे विवेक की गाड़ी थी। विवेक की दिल की धड़कनें भी तेज हो चुकी थी। एम्बुलेंस की सायरन की आवाज विवेक का डर और बढ़ा रही थी। उसके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, जिसका जवाब सिर्फ दिव्या ही दे सकती थी। भगवान, मेरे किए की सजा मेरी दिव्या को मत देना, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। जैसे ही एम्बुलेंस हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी, विवेक ने भी अपनी गाड़ी पर ब्रेक मारा और एम्बुलेंस की तरफ भागा। बेहोश दिव्या को स्ट्रेचर पर इमरजेंसी की तरफ ले जाया जा रहा था। विवेक स्ट्रेचर के पीछे पीछे भाग रहा था। दिव्या, दिव्या! हॉस्पिटल स्टाफ के साथ वहां अनिल भी मौजूद थे। विवेक को दिव्या की तरफ जाते देख उन्होंने झटके से विवेक का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। उनके चेहरे पर विवेक के लिए गुस्सा और नफरत साफ दिखाई दे रही थी। अंकल, अंकल, दिव्या कैसी है? क्या हुआ उसे? ये तुम पूछ रहे हो? आज मेरी बेटी के जो हालात हैं उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम्हारी वजह से उसने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की है। अगर आज उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर विवेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या दिव्या ने सुसाइड करने की कोशिश की? मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए अंकल, तुम्हारी माफी मेरी बेटी की जान नहीं बचा सकती। विवेक, तुम क्यों आए थे हमारी जिंदगी में? जब से तुम आए हो हमारी चिंता सिर्फ बढ़ी है। अब और क्या चाहते हो कि दिव्या मर जाए? इससे पहले कि मेरे हाथों कुछ गलत हो, चले जाओ यहाँ से और आज के बाद मेरी बेटी के आसपास भी मत भटकना। लेकिन अंकल, मेरी बात तो, चले जाओ यहाँ से। विवेक ने सिर झुका लिया और थके कदमों से चुपचाप हॉस्पिटल के बाहर आ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे माफ कर दो दिव्या। अंकल ने ठीक कहा, तुम्हारी इस हालात का जिम्मेदार मैं ही हूं। काश मैं तुम्हारी जिंदगी में आया ही ना होता तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। विवेक हॉस्पिटल के बाहर ही पूरी रात एक कोने में बैठा रहा और अपनी गलतियों के बारे में सोचता रहा। हर पल उसे दिव्या का चेहरा और उसके साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे, जिसके कारण वो और ज्यादा इमोशनल होता जा रहा था। रात भर सोचते हुए विवेक की आंख कब लगी उसे पता ही नहीं चला और जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। जब वो हॉस्पिटल के अंदर गया तो उसने देखा कि अनिल दिव्या के रूम के बाहर आंखें बंद किए हुए बैठा था।
वो नर्स के पास गया, जिससे उसे पता चला कि दिव्या को होश आ गया था। विवेक चुपचाप अनिल के पास जाकर बैठ गया। अंकल। अनिल ने आंखें खोली और विवेक को सामने देख उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। मैंने तुमसे कहा था ना। अंकल प्लीज मुझे एक बार दिव्या से मिलने दीजिए, मैं बस एक बार उसे देखना चाहता हूँ। क्या देखना चाहते हो कि वो जिंदा है या मर गई? तुमने तो उसे उसी पल मार दिया था जब तुमने किसी और से शादी कर ली थी। अब क्या उसकी लाश देखने आए हो? तुम जैसा बेशर्म इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। विवेक अनिल के सामने अपने घुटनों के बल बैठकर रिक्वेस्ट करने लगा। नहीं अंकल, प्लीज ऐसा मत कहिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज एक बार मुझे उससे मिलने दीजिए। अनिल का गुस्सा कम नहीं हुआ था, लेकिन उन्हें विवेक की आंखों में सच्चाई और पछतावा दिख रहा था। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मेरी बेटी को और दुख पहुंचाया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। विवेक खुशी से आंसू पोंछते हुए उठा और हां में सिर हिलाकर धीरे धीरे दिव्या के वार्ड की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही उसने वार्ड का दरवाजा खोला, उसने देखा कि दिव्या बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, रोने की वजह से उसकी आंखें सूज चुकी थी और उसके उदास चेहरे पर सूखे आंसुओं की लकीरें मौजूद थी। दिव्या को ऐसी हालत में देखकर विवेक की आंखों में आंसू आ गए। दरवाजे की आहट सुनकर जैसे ही दिव्या ने अपने सामने विवेक को खड़ा देखा, उसने अपना मुंह फेर लिया। दिव्या प्लीज मेरी बात सुनो। दिव्या ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। चले जाओ यहाँ से विवेक, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था, लेकिन तुमने एक झटके में सब खत्म कर दिया। दिव्या मुझे सिर्फ एक मौका दो, मुझे अपनी बात कहने तो दो। अब कहने और सुनने को कुछ नहीं बचा है। तुम्हें जो करना था वो तो तुमने कर लिया। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। विवेक दिव्या के पास जाकर बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। दिव्या मैं सनाया से नहीं बल्कि तुमसे प्यार करता हूँ। मेरी जिंदगी में अगर कोई मायने रखता है तो वो तुम हो और कोई नहीं। दिव्या ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, प्यार मुझसे और शादी किसी और से? ये कैसा प्यार है कि जिससे प्यार किया उसे ही जिंदगी भर का दर्द भी दे दिया? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूंगी? तुम भी झूठे हो और तुम्हारी बातें भी झूठी है। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, लेकिन तुम एक दिन समझ ही जाओगी। मेरा विश्वास करो, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैं बस मजबूर था और इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी सनाया से शादी करनी पड़ी। अच्छा चलो, मान लिया कि तुम्हारी कोई मजबूरी थी, तुम पहले नहीं बता पाए, तो अब बता दो। वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। जब तक तुम मुझे ये नहीं बताते कि तुमने सनाया से शादी क्यों की, तब तक मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी और ना ही तुमसे बात करूंगी। विवेक बहुत परेशानी में फंस गया था। अगर वो अपने दिमाग की सुनता तो उसका प्यार उससे दूर हो जाता, और अगर वो अपने दिल की सुनता तो उसका देश खतरे में पड़ जाता। मुझे माफ कर दो दिव्या, लेकिन मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता। दिव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने आंसू पोंछते हुए विवेक को देखा। तो फिर तुम चले जाओ और कभी वापस मत आना। बस इतना याद रखना कि तुम्हारी वजह से अब मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाऊंगी। विवेक धीरे से उठा और थके कदमों से वार्ड के बाहर जाने लगा। उसकी आंखों में भी आंसू थे। मुझे माफ कर देना दिव्या, आज मैं मजबूर हूं। तुम्हें चाहकर भी मैं सच नहीं बता सकता, लेकिन देखना, एक वक्त आएगा जब तुम्हें सच पता चलेगा। उस दिन तुम्हें अपने प्यार पर नाज होगा और उस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार है। विवेक ने अपने आंसू पोंछ लिए। वो जानता था कि उसे मजबूत रहना होगा। उसने एक बार पीछे मुड़कर दिव्या की तरफ देखा, जो अब भी रो रही थी, और वो भरे दिल से कमरे से बाहर चला गया।
विवेक अपनी गलतियों और दुखों के बीच फंसता जा रहा था। पिछले कुछ दिनों में उसने खुद को माफ करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन हर बार वो नाकाम रहा। आज वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था और अपने घर की बालकनी में बैठा हुआ आसमान को निहार रहा था। अचानक उसकी बचपन की यादों ने उसे घेर लिया। बचपन में उसके मम्मी पापा उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे, उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते थे। लेकिन उनका साथ विवेक के साथ ज्यादा दिनों तक नहीं रहा। उनके बाद दादी ने विवेक को संभाला, लेकिन कैंसर के कारण वो भी जल्द ही विवेक को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। इतनी जल्दी मुझे छोड़कर आप लोग क्यों चले गए? अगर आज आप लोग होते तो मैं इतना अकेला महसूस नहीं कर रहा होता। उनके जाने के बाद विवेक ने बहुत मुश्किलों से अपने आप को संभाला था, लेकिन आज बहुत वक्त के बाद विवेक अपने आप को फिर से अकेला और बेसहारा महसूस कर रहा था। अपने पुराने दिनों को याद करके उसकी आंखों से आंसू छलक गए थे, लेकिन अगले ही पल उसने अपने बहते हुए आंसुओं को पोंछ लिया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक चेंज हो गए। अब रोने का फायदा नहीं है। अगर इस मिशन के लिए मैं दिव्या के प्यार को कुर्बान कर सकता हूं, तो फिर मुझे अब अपना सारा ध्यान इसी पर लगाना चाहिए। अगले दिन विवेक सुबह सुबह ही ऑफिस पहुंच गया और ऑफिस पहुंचकर रघुवीर के कैबिन में जाकर उसकी चेयर पर बैठ गया। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। और जब रघुवीर ऑफिस आया और उसने विवेक को अपनी चेयर में बैठे देखा, तो वो हैरान रह गया। तुम यहाँ कर क्या रहे हो? ये केबिन मेरा है। तुम्हारा केबिन था रघुवीर, अब यहाँ मैं बैठ रहा हूँ। अपना सामान उठाओ और बाहर कोई डेस्क खाली दिखे तो वहां बैठ जाओ। क्या बकवास कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। विवेक ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। रघुवीर को विवेक का यह बदला हुआ रूप बिल्कुल समझ में नहीं आया। वो गुस्से से पैर पटकता हुआ सीधे सनाया के रूम में पहुंचा। सनाया, ये सब क्या हो रहा है ऑफिस में? क्या हुआ रघुवीर? तुम इतने परेशान क्यों हो? जाकर पूछो उस इंसान से जो मेरे कैबिन में बॉस बनकर बैठ गया है। तुम्हारी कैबिन में? कौन? सनाया को समझते देर नहीं लगी कि रघुवीर किसकी बात कर रहा था, और वो तुरंत उठकर रघुवीर के कैबिन की तरफ चल पड़ी। सनाया ने जैसे ही रघुवीर के कैबिन का डोर खोला तो देखा विवेक उसकी चेयर पर आराम से बैठा हुआ था और उसके पैर सामने टेबल पर रखे हुए थे। सनाया ने शादी की रात के बाद पहली बार विवेक को देखा था। उसे इस तरह देखते ही सनाया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये क्या बदतमीजी है विवेक? तुम इस तरह से ऑफिस में हंगामा नहीं कर सकते। मैंने क्या किया? मैं तो सिर्फ अपने कैबिन में चुपचाप आराम से बैठा हुआ हूँ। ये तुम्हारा कैबिन नहीं है, रघुवीर का है। तुम ही चाहती थी कि मैं तुम्हारे ऑफिस में काम करूं, और रघुवीर को हमेशा मेरे लेट आने और छुट्टियां मारने से प्रॉब्लम थी। अब मैं ऑफिस में काम करना चाहता हूं तो तुम मुझे रोक रही हो। सनाया ने विवेक से कुछ नहीं कहा, बल्कि गुस्से से दांत पीसते हुए वहां से निकल गई। रघुवीर भी उसके पीछे पीछे ही चल रहा था। आर यू सीरियस? तुमने सच में उसे मेरा कैबिन दे दिया? शादी की रात से उसका भी मूड खराब है। मैं इस वक्त उस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। उसे जो करना है करने दो। लेकिन मेरा क्या? तुम दूसरा कैबिन ले लो। ये ध्यान रखना कि उस तक कोई सेंसिटिव फाइल ना पहुंचे। मैं तो कहती हूँ उसे बैठने दो वहां ऑफिस में, कोई काम मत दो। कुछ दिन ऑफिस आएगा फिर बोर हो जाएगा। सनाया ने भी विवेक को बीते कुछ दिनों तक अपने पास आने के लिए फोर्स नहीं किया था, क्योंकि वो चाहती थी कि उसका गुस्सा खुद ही शांत हो जाए। फिर वो विवेक से इस बारे में बात करेगी। उधर विवेक कैबिन में बैठा हुआ अपनी ही उधेड़-बुन में लगा हुआ था। मुझे जो राज जानना है वो हो ना हो इसी ऑफिस में कहीं छुपा हुआ है। मुझे हर हाल में इसका पता लगाना होगा। विवेक ने ये कैबिन इसलिए लिया था क्योंकि शुरू से ही उसे शक था कि सारे राज यहीं छुपे हैं। कुछ दिनों तक लगातार ऑफिस आने के बाद अब वो रात को देर तक ऑफिस में रुकने लगा था। एक ऐसी ही रात जब सारा स्टाफ ऑफिस से चला गया, उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी।
उन टेररिस्ट से जुड़े हुए सबूतों को ढूंढना। बस कोई एक सबूत मिल जाए जिससे मैं उन आतंकवादियों तक पहुंच सकूं। रात के वक्त जब ऑफिस की सारी लाइट्स बंद थी, विवेक मोबाइल की लाइट में ऑफिस की फाइल्स खंगालने लगा। वो हर एक कदम संभल संभल कर रखता था ताकि सुबह किसी को कोई शक ना हो। उसने धीरे धीरे हर कोने को छान मारा, लेकिन उससे कुछ खास नहीं मिला। विवेक थक कर वहीं जमीन पर एक टेबल से टिक कर बैठ गया। उफ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। एक और रात खराब हुई और कुछ हाथ भी नहीं लगा। लेकिन अगर यहाँ कुछ नहीं है तो क्या सनाया ने सारे राज अपने घर में छुपा कर रखे हैं? विवेक सोच में डूबा हुआ था कि तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे ऑफिस में उसके अलावा कोई और भी मौजूद था। वो चौकन्ना हो गया और धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ने लगा। रात के सन्नाटे में ऑफिस की बिल्डिंग अजीब सी लग रही थी। बाहर की रोशनी हल्की हल्की ऑफिस के अंदर तक आ रही थी। हर छोटी मोटी आवाज विवेक को और सतर्क बना रही थी। विवेक का मन सवालों से घिर गया था। वो एक एक कदम सोच समझ कर उठा रहा था। अचानक उसे कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। कौन हो सकता है यहाँ इस वक्त? क्या सनाया ने किसी को भेजा है मेरी जासूसी के लिए, या फिर सनाया खुद ही तो नहीं मुझ पर नजर रखे हुए है? अब यहाँ से निकलूं कैसे? वो आवाज की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर पर उसने मोबाइल के टॉर्च की रोशनी से देखा। कुछ फाइलें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। ये देखकर उसे शक हुआ कि यहां जरूर कोई ना कोई है। शिट! कोई मेरी जासूसी नहीं बल्कि कुछ और ढूंढने आया है। रात के 12 बज चुके थे। विवेक धीरे धीरे दबे पांव उस तरफ बढ़ा जहां से आवाज आ रही थी। हर तरफ अंधेरा था, उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी उसकी नजर एक डेस्क पर पड़ी जहां की लाइट जल रही थी। उसने देखा कि मोहिनी एक कंप्यूटर के सामने बैठी कुछ काम कर रही थी। मोहिनी को उस वक्त वहां देख विवेक थोड़ा घबरा गया और इससे पहले कि मोहिनी उसे देखे उसने खुद को एक कोने में छिपा लिया और उसे देखने लगा। मोहिनी इस वक्त यहाँ? आखिर इतनी रात गए वो यहाँ क्या कर रही है? विवेक मोहिनी को ध्यान से देख रहा था। मोहिनी के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी और वो बड़ी तेजी से कंप्यूटर पर कुछ टाइप कर रही थी। अचानक विवेक का ध्यान भटक गया और उसके पैरों से एक कुर्सी टकरा गई। अचानक हुई आवाज से मोहिनी डरकर इधर उधर देखने लगी। कौन है वहां? कौन है? उसने चारों तरफ देखा लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया, तो वो अपनी सीट से उठकर इधर उधर ढूंढने लगी। विवेक भी पकड़े जाने के डर से जल्दी से दीवार की आड़ में छुप गया था, लेकिन मोहिनी को अपनी तरफ आता देख विवेक घबरा गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसने जल्दी से खिड़की की तरफ देखा और बिना सोचे समझे खिड़की से बाहर कूद गया और एक पाइप को पकड़कर लटक गया। ये क्या कर दिया मैंने? कहीं मोहिनी ने मुझे देख तो नहीं लिया? कहीं उसे मुझ पर शक तो नहीं हो गया? और पता नहीं अब कब तक यहाँ पर लटकना पड़ेगा। मोहिनी ने पूरे ऑफिस की तलाशी ली लेकिन उसे कोई नहीं मिला। उसने खिड़की के पास जाकर देखा लेकिन बाहर अंधेरा होने के कारण उसे कुछ नहीं दिखा। यहाँ तो कोई भी नहीं है। शायद मैंने ये इमेजिन किया होगा। वैसे भी इतनी रात को कौन आएगा यहाँ? मैं जल्दी से अपना काम निपटा लेती हूँ। मोहिनी वापस अपने कंप्यूटर पर लौट आई और अपना काम करने लगी। विवेक कुछ देर उस पाइप के सहारे लटका रहा। इस वक्त वापस ऑफिस जाना खतरे से खाली नहीं होगा। मोहिनी अभी ऑफिस में है और अगर उसने मुझे देख लिया तो सनाया का शक यकीन में बदल जाएगा। अभी वापस घर जाना ही सही होगा। लेकिन मैं यहाँ से उतरूं कैसे? इस पाइप के सहारे 50-60 फीट नीचे कैसे जाऊं? अगर थोड़ा सा भी पैर फिसला तो नीचे जाने के बजाय मैं हमेशा के लिए ऊपर चला जाऊंगा। विवेक ने धीरे धीरे पाइप के सहारे नीचे उतरना शुरू किया। उसके हाथ पैर कांप रहे थे और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बस विवेक, थोड़ा और, हिम्मत नहीं हारनी है। यू आर ट्रेन्ड फॉर दिस। किसी तरह विवेक पाइप के सहारे नीचे उतरा और फिर ऑफिस की बिल्डिंग से निकलकर वो अपनी कार में बैठा
और उसने एक लंबी गहरी सांस ली। उसने अपनी कार स्टार्ट की और फुल स्पीड में भगा दी। विवेक सीधे अपनी बिल्डिंग के नीचे आकर रुका। वो अब भी दिव्या के दिए फ्लैट में रह रहा था। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था और मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। विवेक के मन में मोहिनी और सनाया के रिश्ते को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। वो सीधे अपने फ्लैट पहुंचा और खिड़की के पास जाकर बैठ गया, जहां से सोसाइटी का गेट साफ दिखाई देता था। मोहिनी इतनी रात तक ऑफिस में कर क्या रही थी? ये औरत बहुत गड़बड़ है। अब इसके बारे में पता करना जरूरी हो गया है। विवेक की नजर रात भर सोसाइटी के गेट पर ही गड़ी रही। इस बीच कब उसकी आंख लगी उसे पता ही नहीं चला। जब उसकी आंख खुली तो हड़बड़ाकर उसने घड़ी देखी। सुबह के 4 बज रहे थे। तभी सोसाइटी का गेट खुलने की आवाज आई। उसने देखा कि मोहिनी गेट से अंदर आ रही थी और वो सीधे अपने फ्लैट में चली गई। विवेक भी अब अपने बेड पर आकर लेट गया। वो अब उस गुफा और फिर उस कंपाउंड वाले दिन को याद करने लगा, जहां दोनों ही जगह उसने मोहिनी को देखा था। समझ नहीं आता कि वो मुझे फॉलो कर रही है या सनाया को। आखिर उसको सनाया के ऑफिस से क्या चाहिए? यही सब सोचते सोचते विवेक की आंखें नींद से भरी होने लगी और वो सो गया। सुबह मोबाइल की आवाज से विवेक की नींद खुली। उसने देखा 11 बज रहे थे। वो दोपहर 1 बजे तक ऑफिस गया और सीधे एचआर के कैबिन में पहुंचा। एचआर में एक आकांक्षा नाम की लड़की को देखकर उसने उसे ग्रीट किया। हेलो। आकांक्षा उसे देखते ही तुरंत खड़ी हो गई। हेलो सर, हाउ मे आई हेल्प यू? विवेक उसके कैबिन के अंदर चला गया। हाँ, दरअसल हमारी शादी में एक लेडी मिली थी जो पहले यही काम किया करती थी। शायद मेरे ख्याल से मोहिनी नाम था उनका। एक बार चेक कर सकती हो कि उनकी कोई डिटेल्स हमारे पास है या नहीं, क्योंकि उनका फोन नंबर मिल नहीं रहा है। श्योर सर। जितनी देर आकांक्षा अपने कंप्यूटर में मोहिनी का नाम चेक करती रही, उतनी देर विवेक का ध्यान सनाया के कैबिन पर था। वो नहीं चाहता था कि सनाया को उसकी इस छानबीन की कोई भनक भी लगे। तभी आकांक्षा ने उसकी तरफ देखा। नहीं सर, पुराने किसी रिकॉर्ड में तो ऐसा कोई नाम नहीं है। क्या आपको पता है कि उन्होंने कब जॉब छोड़ी थी? नहीं, इतना तो याद नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने आप मैनेज कर लूंगा। थैंक यू। इसके बाद विवेक अपने कैबिन में चला गया, लेकिन जैसे ही वो गया, आकांक्षा ने किसी को फोन मिलाया। हेलो, हाँ मैम, वो विवेक आपके बारे में पूछ रहा था। विवेक उस दिन ऑफिस से जल्दी घर वापस आ गया और सोसाइटी में घूमने के बहाने से बार बार मोहिनी के घर के आगे से गुजरने लगा। जब अंधेरा होना शुरू हुआ तो उसने अपने घर पर रहते हुए ही उसके घर पर नजर रखनी शुरू कर दी। रात के 11 बज चुके थे। मोहिनी घर पर ही थी, लेकिन वहां कोई हलचल नहीं हो रही थी। उसे लगा शायद आज उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा कि तभी उसने देखा कि मोहिनी के फ्लैट की सभी लाइट्स बंद हो गई और वो सोसाइटी से बाहर जाने लगी। यही सही मौका है इसके बारे में सब कुछ जानने का। आज मुझे सच पता चल ही जाएगा। वो अब उसके घर के इर्द गिर्द जाकर अंदर घुसने के लिए एक एंट्री पॉइंट ढूंढने लगा। हालांकि वो ये नहीं जानता था कि इस वक्त कोई और भी उसे ये सब करते हुए देख रहा था। विवेक को एक खिड़की मिली जो कि बाहर से ही खोली जा सकती थी। उसने उसी से कूदकर अंदर एंट्री ली। कमरे में अंधेरा था, लेकिन विवेक ने मोबाइल की फ्लैशलाइट का इस्तेमाल करते हुए तलाशी शुरू कर दी। उसे वहां तंत्र विद्या और काले जादू से जुड़ी बहुत सी किताबें दिखाई दी। इसके अलावा वहां कई तरह की क्रिस्टल बॉल्स भी पड़ी थी जो मोबाइल की फ्लैशलाइट से चमक रही थी। मुझे जल्दी करना होगा, मोहिनी किसी भी वक्त वापस आ सकती है। विवेक ने कमरे के हर कोने की तलाशी ली। इसके बाद विवेक को उसके टेबल पर एक ह्यूमन स्कल पड़ा हुआ दिखा जो काफी डरावना लग रहा था। विवेक उसके पास गया और उसे छूकर देखने लगा। ये मोहिनी को इतनी अजीब चीजें रखने का शौक क्यों है? विवेक अभी सोच में ही था कि तभी अचानक उसे अपने कंधे पर एक औरत का हाथ महसूस हुआ। विवेक को लगा कि इस बार वो यहां से बचकर नहीं निकल पाएगा। रात के वक्त
विवेक मोहिनी के घर में तलाशी ले ही रहा था कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यहाँ क्या कर रहे हो विवेक? यह आवाज सुनते ही वो पीछे मुड़ गया और देखा कि सामने शालिनी खड़ी थी। विवेक ने कभी नहीं सोचा था कि यहां उसका सामना शालिनी से होगा। अरे आप हैं? विवेक ने नजरें नीचे कर ली और अपने हाथ में उठाए हुए स्कल को वापस टेबल पर रख दिया। शालिनी उसे सवालिया नजरों से घूर रही थी। मेरी छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो मोहिनी का फ्लैट है ना? तुम मोहिनी को जानती हो? अच्छे से नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ इतना पता है कि वो सोसाइटी में रहती है और तुम इस वक्त उसके घर में चोरों की तरह घुसे हुए हो। विवेक थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। उसने गहरी सांस ली। वो अभी शालिनी को मोहिनी के बारे में नहीं बताना चाहता था। शालिनी, मैं यहाँ कुछ चुराने नहीं आया था, कुछ काम से आया था। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें उसके घर में घुसते हुए देखा था, इसलिए तुम्हारे पीछे यहाँ आई हूँ। अब बताओ, क्या ढूंढ रहे थे तुम यहाँ? और ऐसा कौन सा काम था जो तुम्हें मोहिनी के घर रात को चोरों की तरह घुसना पड़ा? मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हें सब कुछ तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं यहाँ किसी गलत इरादे से नहीं आया था। शालिनी ने उसकी आंखों में झांक कर देखा। उसने विवेक से और कुछ नहीं पूछा, लेकिन वो अभी भी उसे शक भरी नजरों से देख रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि विवेक के पास उसके हर सवाल का जवाब था, पर वो अभी उसका जवाब नहीं दे रहा था। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन तुम ऐसे किसी के घर में नहीं घुस सकते, खासकर मेरी नजरों के सामने, मेरी ही सोसाइटी में। अगर फिर तुमने ऐसी हरकत की तो मुझे तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेना होगा। विवेक को अब समझ आ गया था कि जब तक शालिनी उस सोसाइटी में है, वो मोहिनी के घर में नहीं घुस सकता। उसे मोहिनी के बारे में पता करने के लिए कोई और रास्ता खोजना होगा। विवेक और शालिनी दोनों के मन में ही बहुत सारे सवाल थे और उन सारे सवालों को साथ लिए दोनों घर से बाहर चले गए। अगले दिन सुबह जब विवेक अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था, तभी उसने देखा कि शालिनी की जीप भी वहां से जा रही थी। शालिनी ने उसे देखकर जीप रोक दी और उसे अंदर बैठने का इशारा किया। विवेक अभी भी अपने ख्यालों में खोया हुआ था। आ जाओ विवेक, तुमसे कुछ बात करनी है। आज मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देती हूँ। रात के इंसिडेंट के बाद विवेक शालिनी को इनकार नहीं कर सकता था, इसलिए वो चुपचाप जीप में बैठ गया। मर गए, अब ये फिर कल रात के बारे में पूछेगी। विवेक जानता था कि शालिनी को हर बार बातें करके घुमाया नहीं जा सकता, लेकिन वो फिर भी अपनी सफाई देने के लिए 2-4 दलीलें सोचने लगा। लेकिन शालिनी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर उसका डर थोड़ा कम हुआ। जीप में बैठते ही शालिनी ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। विवेक आंखें बंद करके यही दुआ कर रहा था कि शालिनी फिर से कल रात के बारे में कोई सवाल न पूछे। विवेक, तुम्हें पता है, उन लुटेरों से जो लॉकर हमें मिला था, उसे खोल लिया गया है। लॉकर? ओ हाँ, कितने पैसे मिले उसमें? शालिनी ने एक पल के लिए अपनी नजरें सड़क से हटाकर विवेक की ओर देखा। पैसे नहीं थे उसमें। क्या? पैसे नहीं थे? तो क्या था उसमें? बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स शहर के अमीर लोगों से जुड़े हुए थे, जिनमें कई ब्लैक मनी की डिटेल्स थी। साथ ही में उनकी पूरी फैमिली के वेयर अबाउट्स, कौन कहाँ जाता है, कब जाता है, वो सब। और उन डॉक्यूमेंट से ही उन्हें पता चलता है कि उन्हें किन लोगों को टारगेट करना है। मतलब उनके पास जिनके डॉक्यूमेंट्स थे, वो उनके ही बच्चों को किडनैप करते थे, क्योंकि उन्हें मालूम होता था कि उन लोगों से कितने पैसे की डिमांड की जा सकती है। राइट। लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन निकालना इन लुटेरों के बस का नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़े लोग शामिल होंगे, क्योंकि ऐसी फैमिली की इंफॉर्मेशन Z+ सिक्योरिटी के बावजूद निकालना आसान नहीं है। हाँ, बहुत बड़ी और बहुत सारे लोग। इनकी एक लंबी चेन है। उनका पता भी जल्द ही चल जाएगा। पर मुझे तुमसे ये बात नहीं करनी थी। तो मैं तो बस तुम्हें ये बताना चाह रही थी कि लॉकर के खुलने के बाद शहर के बहुत से लोगों के राज बाहर आने लगे हैं, और अब पुलिस उन सभी को ब्लैक मनी रखने के लिए इन्वेस्टिगेट कर रही है।
ये तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन इस लिस्ट में तुम्हारी दोस्त दिव्या के पापा अनिल भी शामिल हैं। मुझे लगा कि तुम्हें बता देना चाहिए। ओह, विवेक एक बार फिर दिव्या के बारे में सोचने लगा। उसे अब समझ आ गया था कि आखिर क्यों बार बार दिव्या पर अटैक हो रहा था। उसके पापा मुसीबत में हैं, लेकिन अब दिव्या तो सेफ रहेगी। बातें करते हुए विवेक और शालिनी को पता भी नहीं चला कि कब वो पुलिस स्टेशन पहुंच गए। शालिनी ने ब्रेक लगाकर गाड़ी पुलिस स्टेशन के सामने रोक दी। मुझे यहाँ थोड़ा सा काम है, उसके बाद हम चलते हैं। वैसे तुम्हें कोई जल्दी तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। विवेक और शालिनी ने जैसे ही पुलिस स्टेशन के अंदर कदम रखा, विवेक की नजरें दिव्या पर पड़ी। वो एक कोने में खड़ी किसी पुलिस ऑफिसर से बात कर रही थी। उसकी आंखों में चिंता और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। दिव्या के पापा का नाम अगर लिस्ट में है तो दिव्या को अकेले क्यों बुलाया गया है? वहां का माहौल काफी गंभीर था। अस्पताल के बाद विवेक दिव्या को पहली बार देख रहा था, लेकिन वो जानता था कि दिव्या उससे बात नहीं करेगी, इसलिए उसने अपने बढ़ते कदमों को रोक लिया। दिव्या, एक बार मेरा विश्वास करो, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं अपने बारे में तुम्हें बता नहीं सकता। प्लीज दिव्या, प्लीज एक बार मेरी तरफ देखो और मुस्कुरा दो। मैं समझ जाऊंगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया है। दिव्या ने उस पुलिस वाले से नजरें हटाकर एक बार विवेक की तरफ देखा और अगले कुछ पल के लिए वो अपनी सूनी आंखों से विवेक की तरफ ही देखती रही। विवेक के मन में उथल पुथल मच गई। उसे लगा जैसे कि अब दिव्या उससे कुछ कहेगी या शायद दौड़कर उसके गले लग जाएगी, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी नजरें फेर ली। शालिनी ने विवेक के चेहरे पर उलझन देखी और उसकी सिचुएशन समझ गई। उसने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। विवेक, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ जरूरी काम आ गया है। तुम चाहो तो वेट कर सकते हो। मैं वेट करता हूँ। विवेक को उम्मीद थी कि दिव्या उससे बात करने जरूर आएगी, लेकिन जब कुछ देर इंतजार करने के बाद भी दिव्या उसके पास नहीं आई, तो विवेक ने गहरी सांस ली और हिम्मत करके अपने कदम दिव्या की तरफ बढ़ाए। तभी उसने अचानक कुछ ऐसा देखा जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये लोग दिव्या को अरेस्ट क्यों कर रहे हैं? जब विवेक ने यह देखा कि एक कांस्टेबल दिव्या को लॉकअप की तरफ ले जा रहा है, तब विवेक भागता हुआ उसके पास गया। रुको! दिव्या तिरछी नजरों से विवेक को अपनी ओर आते हुए देख रही थी, लेकिन इससे पहले कि विवेक दिव्या तक पहुंच पाता, एक पुलिस कांस्टेबल ने विवेक को रोक लिया। ओ हीरो, कहां भाग रहा है? ये पुलिस स्टेशन है, गार्डन नहीं है। सर, वो लोग गलत इंसान को अरेस्ट कर रहे हैं। वो लड़की अरेस्ट नहीं हो रही, बड़े साहब अंदर ही इंटेरोगेशन कर रहे हैं। चल अभी बैठ। ये सुन के तो जैसे विवेक की जान में जान आ गई, लेकिन दिव्या के अंदर जाते ही विवेक की नजर दिव्या के पिता अनिल पर पड़ी, जो अपने बयान देकर बाहर निकल रहे थे। और जैसे ही विवेक का चेहरा अनिल की नजरों के सामने आया, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने गुस्से में विवेक की तरफ कदम बढ़ाए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तमाशा देखने आए हो या मेरी और बेइज्जती करने आए हो? देख लो कैसे मैं इस ब्लैक मनी केस में फंस गया हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। मेहरबानी करके अब मुझसे और मेरी बेटी से दूर रहो, हम वैसे ही बहुत परेशान हैं। विवेक अनिल की बातों को सुनकर वहीं जम गया। वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अनिल ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। और हाँ, तुम्हें दिव्या ने जो फ्लैट दिया था उसे तुरंत खाली कर दो। जब उसने तुम्हें फ्लैट दिया था तब तुम उसके लिए सब कुछ थे, लेकिन अब जब तुमने सनाया से शादी कर ली है तो तुम्हारा उस फ्लैट पर कोई हक नहीं है। आज शाम तक फ्लैट की चाबी मुझ तक पहुंच जानी चाहिए, समझे? इतना कहकर अनिल वहां से निकल गया। विवेक को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी उसने देखा कि दिव्या भी बाहर आ गई और उसे अवॉइड करती हुई वहां से जाने लगी। वो उसकी तरफ देखे बिना ही गाड़ी में बैठकर चली गई और विवेक बस उसकी गाड़ी को जाते देखता रहा। विवेक अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि शालिनी उसे पुकार रही है। विवेक,
विवेक। शालिनी ने विवेक के कंधे पर हाथ रखा तो जैसे विवेक को अचानक होश आया। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? कहाँ खोए हुए हो? कहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया है यहाँ। सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें ऑफिस नहीं छोड़ पाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, मैं टैक्सी ले लूंगा। पुलिस स्टेशन से निकलकर विवेक ने टैक्सी ली और अपने ऑफिस के लिए रवाना हो गया। ऑफिस पहुंचने पर भी विवेक के मन में अनिल की बातें गूंज रही थी। उसे दिव्या से दूर होने से ज्यादा उसके दिल तोड़ने का दुख था, लेकिन वो अपने फर्ज के हाथों मजबूर था। उसे बस एक मौका चाहिए था, सनाया के खिलाफ सबूत ढूंढने का। अगर उस रात मोहिनी ऑफिस में नहीं होती तो अब तक उसका काम हो चुका होता। क्या मोहिनी के बारे में मुझे एक बार सनाया से पूछकर देखना चाहिए? यही सब सोचते सोचते विवेक ऑफिस पहुंच गया और अपने कैबिन में आकर अपने आगे के प्लान के बारे में सोचने लगा। अंकल ने मुझे दिव्या के फ्लैट से तो निकाल दिया है, तो अब मैं उस सोसाइटी में वापस नहीं जा सकता। उस फ्लैट में रहता तो आते जाते उस मोहिनी पर नजर रखी जा सकती थी, लेकिन अब उसके बारे में पता कैसे लगेगा? अगर मैं सनाया के करीब रहा तो शायद इस गुत्थी को सुलझा सकूंगा। वैसे भी मुझे रहने के लिए कोई ठिकाना तो चाहिए ही। विवेक तुरंत उठकर सनाया से मिलने उसके कैबिन में गया। सनाया, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? सनाया ने नजर उठाकर देखा। वो विवेक को इस तरह अपने कैबिन में देखकर काफी हैरान थी। आओ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इतना कहते हुए विवेक सनाया के सामने एक चेयर पर बैठ गया। सनाया को ये समझ नहीं आ रहा था कि अचानक विवेक उससे बात करने क्यों चला आया। बोलो, मैं सुन रही हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ आकर रह सकता हूँ? क्यों? अब तुम्हें वक्त नहीं चाहिए? मैं जानता हूँ कि हमारे रिश्ते की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन यह भी सच है कि अब हम पति पत्नी हैं और मैं हमारे रिश्ते को एक मौका देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि यह हम दोनों के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना, है ना? सनाया चुपचाप सिर झुकाए उसकी सारी बातें सुन रही थी। कुछ पल की लंबी खामोशी के बाद उसने कुछ सोचकर अपना सिर उठाया और विवेक की ओर देखकर मुस्कुराई। ठीक है, अगर तुम भी कोशिश कर रहे हो तो मैं भी हमारे रिश्ते को एक मौका देना चाहूंगी। आज शाम हम दोनों साथ में घर चलेंगे। थैंक यू सो मच सनाया। इतना कहकर विवेक मुस्कुराते हुए कमरे से निकल गया। अब बस उसे सनाया को कॉन्फिडेंस में लेकर मोहिनी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी थी। शाम को दोनों कार में एक साथ घर पहुंचे। विवेक लगातार सनाया से नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा था। सनाया, तुम थक गई होगी, जाओ फ्रेश हो जाओ, साथ में डिनर करेंगे। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। डिनर टेबल पर विवेक इधर उधर की बातें कर रहा था ताकि सनाया को उस पर शक ना हो, लेकिन विवेक सनाया से अपने सवाल पूछने के लिए बेचैन था। आखिरकार उसने बातों ही बातों में एक ऐसा तार छेड़ ही दिया जिससे वो अपने सवालों के तह तक पहुंच सके। वो किडनैपिंग वाली रात सच में बहुत डरावनी थी ना सनाया? तुम बेहोश थी और तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन उन कमांडोज के साथ उस रात मैं भी वहां मौजूद था। मैं जानती हूँ। क्या? सनाया की इस बात ने विवेक को चौंका दिया था और उसने हैरानी से सनाया की तरफ देखा। उस दिन हॉस्पिटल से फ्री होने के बाद मैंने इंस्पेक्टर शालिनी से बात की थी और उन्होंने मुझे बताया था कि तुम वहां पर थे। मुझे उस दिन ये जान के बहुत अच्छा लगा था कि तुम मेरे लिए इतना रिस्क भी ले सकते हो। सनाया अब उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। विवेक को लगा कि उसे इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। अच्छा, उस दिन एक और अजीब बात हुई। क्या? पहले ये बताओ कि क्या तुम किसी मोहिनी को जानती हो? यह नाम सुनकर अचानक से सनाया की आंखें बड़ी हो गई। उसने अगला निवाला भी प्लेट पर ही छोड़ दिया और विवेक को तिरछी नजरों से देखने लगी। तुम्हें मोहिनी के बारे में कैसे पता? ओह, तो ये मोहिनी को जानती है। असल में उस दिन तुम्हें ढूंढने में उसने ही हमारी मदद की थी। तुम उसे कैसे जानती हो? सनाया ने कुछ पल के लिए चुप्पी साध ली। उसने विवेक से आंख चुराते हुए जवाब दिया, हाँ, वो मेरी अच्छी दोस्त है। सनाया के जवाब से विवेक समझ गया था कि वो इस टॉपिक पर ज्यादा बात नहीं करना चाहती। उसे सनाया के हाव भाव देखकर लगा जैसे वो कुछ छुपा रही थी। अच्छा,
मुझे तो पता ही नहीं था। विवेक ने उससे और कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वो जानता था अगर उसने इस टॉपिक पर और सवाल किए तो सनाया को उस पर शक हो जाएगा। खाना खाकर दोनों अलग अलग कमरों में सोने चले गए। सनाया तो कुछ देर में ही सो गई थी, लेकिन विवेक की आंखों से नींद गायब थी। वो अब तक जो कुछ हुआ उसके बारे में सोच रहा था और कहानी की अलग अलग कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार वो एक ही कड़ी पर आकर रुक जाता था, और वो कड़ी थी मोहिनी। जब तक ये मोहिनी की सच्चाई पता नहीं चलती, मिशन पूरा कर पाना मुश्किल है। इस गुत्थी के बारे में सोचते सोचते विवेक की आंख लग गई। अगले दिन सुबह जब विवेक सोकर उठा तो उसे किसी के खिलखिलाकर हंसने की आवाज सुनाई दी। विवेक आंखें मलता हुआ लिविंग रूम में आया तो उसने देखा कि सनाया के साथ मोहिनी बैठी हुई बातें कर रही थी और बात बात पर दोनों खिलखिलाकर हंस रही थी। मोहिनी इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही है? मोहिनी को इतनी सुबह घर पर देखकर विवेक थोड़ा चौंक गया था। चाय की चुस्की लेते हुए मोहिनी ने विवेक को मुस्कुरा कर देखा, लेकिन उसकी इस मुस्कुराहट के पीछे बहुत से राज छिपे हुए थे। जैसे ही विवेक मोहिनी और सनाया के पास पहुंचा तो वो दोनों गॉसिप में बिजी थी। अरे ये लो, विवेक भी उठ गया। विवेक, मुझे पता चला तुम लोग कल रात मेरी ही बात कर रहे थे। ये सुनकर विवेक के शरीर में एक ठंडी आह दौड़ गई। उसे नहीं पता था कि अभी तक उन दोनों के बीच क्या बातें हुई थी। हाँ, बस यूं ही जिक्र आ गया। तुम यहाँ कैसे? वो तो मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा मिल लूं। हम लोग एक ही सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन वहाँ तो तुमसे मिलना ही नहीं हो पाता था। अब तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम यहीं रहोगे। विवेक ने मोहिनी को एक नकली स्माइल दी, लेकिन वो इस वक्त बहुत नर्वस था। अच्छा, तो तुम लोग एक दूसरे को कब से जानते हो? सनाया अब विवेक की तरफ देखने लगी। अब वो विवेक कोई भी जवाब नहीं सोच पा रहा था। तभी मोहिनी बीच में कूद पड़ी। अरे, जब उस दिन तुम सोसाइटी में पहली बार आए थे तभी हमारी मुलाकात हुई थी ना? हाँ, मैं उसी दिन वहाँ शिफ्ट हुआ था। विवेक की जान में थोड़ी जान आई। तुमने अच्छा ही किया जो वो सोसाइटी छोड़ दी विवेक। तुम्हें पता है, अभी कुछ दिनों पहले कोई मेरे घर में घुस आया था। विवेक को पता था मोहिनी किस रात की बात कर रही थी, और अब वो अपनी नर्वसनेस छुपाने में फोकस करने लगा। तभी सनाया बोल पड़ी। क्या कोई चोर था? पता नहीं चोर था या क्या, क्योंकि उसने कुछ चुराया तो नहीं, लेकिन जब मैं घर आई तो मैंने देखा कि मेरी खिड़की खुली थी। मोहिनी बात तो सनाया से कर रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ये सब विवेक को सुनाना चाहती हो। हाँ, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए मैं सोच रही थी कि घर पर कैमरास लगा लूं, ताकि अगली बार वो चोर आए तो पकड़ा जाए। तभी सनाया ने अपनी घड़ी में टाइम देखा। अच्छा, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। विवेक तो देरी से ही ऑफिस आएगा, तो तुम लोग अभी बैठो। मोहिनी विवेक को देखते हुए मुस्कुराने लगी, जबकि विवेक इस वक्त हर हाल में वहां से निकलना चाहता था। तो क्या तुम देर रात तक ऑफिस में काम करते हो? अब विवेक के सारे शक यकीन में बदल गए थे। उसे यकीन हो चुका था कि वो मोहिनी के शक के घेरे में था। अच्छा, तुम कहीं जा रही थी? मुझे भी ऑफिस जाना है। हाँ, मैं चलती हूँ, लेकिन तुम ज्यादा देर तक काम मत किया करो। विवेक ने एक नकली मुस्कान अपने चेहरे पर चिपकाई और वापस अपने कमरे में भाग गया। मोहिनी के साथ अकेले रहने से बचना होगा। वो किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकती है। विवेक ने कमरे से छिपकर देखा तो तब तक मोहिनी वहां से चली गई थी। अब विवेक ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। ऑफिस में बैठे हुए भी विवेक दोपहर तक यही सोच रहा था कि क्या मोहिनी उसकी सच्चाई जान चुकी थी, कि तभी उसका फोन बजने लगा। स्क्रीन पर दिव्या का नाम देखकर वो बहुत खुश था और उसने झट से फोन उठा लिया। दिव्या, तुम अभी तक कहाँ थी? तुमने पहले कॉल क्यों नहीं किया? क्या हम मिल सकते हैं? अचानक से मिलने की बात से विवेक को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो इस मौके को जाने नहीं देना चाहता था। अभी?
हाँ, मैं अपने फ्लैट पर आई हुई हूँ, तुम भी आ जाओ। ठीक है। विवेक ने अपनी कार की चाबी उठाई और तेजी से ऑफिस से भागा। विवेक जब घर के अंदर पहुंचा तो उसने सबसे पहले दिव्या को गले लगा लिया और दिव्या ने भी रेसिस्ट नहीं किया। मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन मुझसे बात करना मत छोड़ो। तुमसे जब भी सच पूछो तो तुम यही कहते हो कि बता नहीं सकता। अब मैं और क्या बात करूं? तुमसे तुम्हारी मैरिड लाइफ के बारे में पूछूं? विवेक शर्मिंदा होकर नीचे देखने लगा। मुझे पता है ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। मुश्किल? मैं अपने ही आप में मजाक बन गई हूं और तुम ये दोहरी जिंदगी जी रहे हो। छोड़ो, मैंने तुम्हें यहां लड़ने के लिए नहीं बुलाया। दिव्या की आंखों में भी आंसू थे। वो बेड पर बैठ गई। विवेक उसे देखते हुए अपने ख्यालों में एक बड़ी जंग लड़ रहा था। उसे पहली बार किसी से प्यार हुआ था और उसने उसी का सबसे ज्यादा दिल दुखाया। तुम भी जानती हो मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार का मैं क्या करूं विवेक? क्या तुम सनाया को डिवोर्स देकर कल मुझसे शादी करोगे? विवेक फिर चुप हो गया और दूसरी तरफ देखने लगा। देखो अपने आप को। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो सनाया को डिवोर्स देने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम एक नहीं 2 जिंदगियां बर्बाद कर रहे हो। मैं बहुत सी जानें बचा भी रहा हूँ दिव्या। दिव्या अब थोड़ा रुकी और विवेक की तरफ देखने लगी। क्या कहा तुमने? तभी विवेक मुड़ा और उसने कुर्सी पर बैठी दिव्या के दोनों हाथ पकड़ लिए। मैं ऑलरेडी तुम्हें बहुत ज्यादा बता चुका हूँ। तुम सही कहती हो, मैं जी रहा हूँ एक दोहरी जिंदगी, लेकिन उसके पीछे एक मकसद है। कैसा मकसद? विवेक एक बार फिर चुप हो गया। मैं नहीं बता सकता दिव्या, मुझे मजबूर मत करो। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? विवेक अब हार कर दिव्या के ही बगल में बैठ गया और उसने अपना सर दिव्या के एक कंधे पर टिका दिया। तो ठीक है फिर। सच तो यह है कि मेरी दोहरी जिंदगी के 2 पहलू हैं, लेकिन इसमें से एक पूरी तरह दुनिया से छिपा हुआ है। मैं सिर्फ एक फूड ट्रक वाला नहीं हूं, बल्कि एक अंडरकवर एजेंट हूं। मुझे एक खास मिशन को अंजाम देने के लिए भेजा गया है। इसके बाद कमरे में कुछ वक्त सन्नाटा ही रहा। विवेक ने सोचा था कि दिव्या इस सुनकर बहुत ज्यादा रिएक्ट करेगी, लेकिन वो बिल्कुल चुप थी। क्या हुआ दिव्या? कुछ तो बोलो। तुम्हारा ये राज और किस किस को पता है? तुम्हारे अलावा किसी को नहीं। और प्लीज ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर मुझे तुम्हें खोने का डर नहीं होता तो शायद ये बात मैं तुम्हें कभी भी ना बताता। क्या मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकता हूँ? हाँ विवेक, तुम फिक्र मत करो। इसके बाद उन दोनों के बीच कुछ और बातें हुई, लेकिन विवेक ने देखा कि दिव्या उस दिन कुछ अलग लग रही थी। उसकी ज्यादातर बातें बहुत बनावटी किस्म की थी। मुझे लगता है कि अब चलना चाहिए। इतनी जल्दी? अभी तो हमें मिले 1 घंटा भी नहीं हुआ। दिव्या ने कोई जवाब नहीं दिया और वो जाने के लिए खड़ी हो गई और विवेक को लगा कि दिव्या वहां से जाने का मन बना चुकी थी। मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? नहीं नहीं, अभी मैं कुछ देर यहीं रुकूंगी, फिर जाऊंगी। तो फिर मुझे जाने के लिए क्यों कह रही हो? मुझे यहाँ कुछ काम है। अपना पुराना सामान घर लेकर जाना है। विवेक को दिव्या का यह बर्ताव अब पहले से भी अजीब लगने लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वो घर से बाहर चला गया। मोहिनी अपनी बालकनी से विवेक को जाते हुए देखने लगी और एक बार को तो विवेक की नजर भी उस पर पड़ी। विवेक के चले जाने के कुछ देर बाद दिव्या भी सोसाइटी में दिखाई दी, जो अपने घर से निकलकर सीधा मोहिनी के घर पहुंची। मोहिनी ने दिव्या के लिए घर का दरवाजा खोला और वो अंदर चली आई। ऐसा लग रहा था जैसे दिव्या हिप्नोटाइज हो चुकी थी। अब बताओ मेरी जान, क्या है विवेक का राज? दिव्या से बातें करने के बाद विवेक एक बार फिर ऑफिस पहुंच गया था। उसका प्लान आज की रात एक बार फिर कंपनी के डॉक्यूमेंट्स की छानबीन करने का था। ऑफिस पहुंचकर उसने देखा कि रघुवीर वहां नहीं था। उधर दूसरी तरफ दिव्या भी अब मोहिनी के घर से जा चुकी थी। उसने विवेक का सारा राज मोहिनी के सामने उगल दिया था, जिसके बाद मोहिनी ने उसे बाहर भेजकर इस हिप्नोटाइजेशन की नींद से जगाया और जागते हुए दिव्या सब कुछ भूल गई। वो कंफ्यूज होकर वापस अपने घर चली गई। वहीं अचानक मोहिनी के फोन में एक मैसेज आया।
मैसेज देखते ही वो काफी खुश हो गई और अपने कंप्यूटर टेबल पर बैठकर कंप्यूटर पर कुछ सर्च करने लगी। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई था। वो मुड़ी तो उसने देखा कि मास्क पहने हुए एक आदमी उसके सामने गन ताने खड़ा था। जरा भी शोर किया तो उड़ा दूंगा। मोहिनी ने अपने हाथ ऊपर कर लिए और वो आदमी उसके पास आकर उसके फोन पर आए मैसेज को देखने लगा। ओह, तो ये लिस्ट तुम्हारे पास भी आ गई है। अब तो तुम्हें मारना ही होगा। कौन हो तुम? उन्हीं में से एक हूँ जिन्हें तुम धोखा दे रही हो। पता चला है कि तुम ही वो कड़ी हो जिसके कारण प्लान का कोई ना कोई हिस्सा आजकल इंटेलिजेंस के लोगों तक लीक हो जाता है। तुम्हें किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अब उस आदमी को गुस्सा आने लगा और उसने मोहिनी को बालों से पकड़ लिया। तेरे लालच के कारण असलम का पूरा प्लान खराब होने वाला था। देखो, मुझे छोड़ दो। मेरे पास असलम भाई के लिए भी एक बड़ी खबर है। ये सुनकर वो आदमी थोड़ा इंटरेस्टेड नजर आ रहा था। उसने मोहिनी की तरफ बहुत ध्यान से देखा। मोहिनी को लगा कि उसके पास बच निकलने का यही मौका था। उसने अपने हाथ हवा में लहराना शुरू किया तो फिर एक खुशबू हवा में फैलने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उस आदमी ने उसे जोर से पीछे की ओर धक्का दे दिया। तेरी इन चालों से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। ये मेरे सामने नहीं चलेंगी। अब उस आदमी ने एक बार फिर गन को उसकी तरफ पॉइंट कर दिया और मास्क के अंदर से ही एक तिरछी मुस्कान हंसने लगा। बता, क्या खबर है असलम भाई के लिए? और अगर खबर अच्छी ना हुई तो तेरा इस गोली से मरना तय है। सनाया के ऑफिस में इंटेलिजेंस का एक आदमी घुस आया है। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि वो कोई अंडरकवर एजेंट है, लेकिन मैंने ही इंटेलिजेंस वालों के कहने पर सनाया को उसके बारे में बताया था। कौन है वो? दूसरी तरफ ऑफिस में विवेक सभी के घर जाने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही आखिरी एम्प्लॉय भी घर लौट गया, विवेक ने ड्रॉर से एक चाबी निकाली और वहां के सिक्योरिटी रूम को अनब्लॉक करके उसमें घुस गया। उस ऑफिस के अंदर बहुत से इलीगल काम होते थे, जिस वजह से वहां कैमरास सिर्फ बाहर की तरफ थे। उसके अलावा सनाया के कैबिन में एक खास कैमरा लगाया गया था। विवेक इस वक्त पिछली कुछ रातों की फुटेज चेक कर रहा था, जिसमें उसे मोहिनी रात के 12 बजे ऑफिस के अंदर आते हुए नजर आई। इससे पहले कि वो कुछ और करता, अचानक से उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने देखा कि उसे किसी अननोन नंबर ने मैसेज किया है, जिसमें लिखा है खेल खत्म। विवेक ने अपने आसपास देखा कि कहीं उस पर कोई नजर तो नहीं रख रहा था। कौन है ये? लगता है मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। विवेक ने जल्दी से सिक्योरिटी रूम का दरवाजा फिर से लॉक किया और चाबी को अपने ड्रॉर में रखने के बाद वो तेजी से वहां से भागा। अपनी कार में बैठकर उसने अपने कपड़े ढीले कर लिए, क्योंकि उसका पूरा शरीर पसीने से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत घबरा गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कोई मुझे मैसेज कर रहा है तो वो ऑलरेडी मेरी आइडेंटिटी जानता है। लेकिन ऐसा कौन हो सकता है? मोहिनी? उसे भी तो मुझ पर शक था। या दिव्या? नहीं, दिव्या ऐसा मैसेज क्यों भेजेगी? जहां एक तरफ विवेक उस मैसेज को लेकर परेशान था, वहीं एक दूसरे मैसेज पर पाकिस्तान में असलम भी खफा था। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही तुम लोग कैसे कर सकते हो? किसी ने मुझे नहीं बताया था असलम भाई, इसलिए मैंने मोहिनी को भी वो मैसेज भेज दिया। अब क्या होगा? होना क्या है, हमें हर हाल में ऑपरेशन करना है और इस तरह से करना है कि किसी को भनक भी ना लगे। टारगेट लिस्ट में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। लेकिन आरडीएक्स तो अपनी अपनी जगहों पर पहुंच गया है। पैसा तो नहीं पहुंचा है ना। जब तक वहां पैसा नहीं पहुंचेगा तब तक वैसे भी कोई ब्लास्ट नहीं होगा, इसलिए अभी सब कुछ कंट्रोल में है। तभी असलम का फोन बजने लगा। असलम ने फोन उठाया। हेलो। मोहिनी अब हमेशा हमेशा की नींद सो चुकी है भाई। अब कोई बोट नहीं पकड़ी जाएगी। ये सुनकर असलम के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने एक सिगरेट जला ली। बहुत अच्छे, हमारा आदमी जावेद भी जल्दी ही वहां पहुंच जाएगा। तुम्हें उसका ख्याल रखना है। जी भाई। असलम ने फोन रख दिया और अब अपने सामने खड़े शख्स की ओर देखने लगा। मोहिनी की कहानी अब खत्म हो चुकी है। उसे लगा था कि वो हमसे भी तेज है। साली इंटेलिजेंस के लिए डबल एजेंट बनकर काम कर रही थी और हमारी बोट्स पकड़वा रही थी।
लेकिन मोहिनी तो हमारे लिए भी काम कर रही थी। अब इंडिया में सारा इंतजाम कौन संभालेगा? असलम ने अपना फोन हिलाते हुए हवा में लहराया। ये है ना जिसने मोहिनी को मारने के लिए भेजा था। पूरे 90 करोड़ रुपयों का खेल इसी के हाथों में है। यही आगे का काम भी देखेगा। मुझे इस पर मोहिनी से ज्यादा भरोसा है। वो मास्क पहना हुआ आदमी अब अपने घर पर आ चुका था। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा कीपैड फोन निकाला जिसके साथ एक ऐसा डिवाइस अटैच्ड था जिससे हरी रोशनी बाहर आ रही थी। इस डिवाइस से इस फोन में मौजूद सिम कार्ड की लोकेशन ट्रैक कर पाना मुश्किल था। उसने फिर उसी खेल खत्म वाले मैसेज को देखा जो उसने कुछ देर पहले विवेक को भेजा था और जोर जोर से हंसने लगा। मेरी पकड़ में तुम आ ही गए। अब तो तुम्हारी बोटी बोटी नोच खाऊंगा। उस आदमी ने अब अपना मास्क निकाला और शीशे में अपने पसीने से भरा हुआ चेहरा देखा। यह और कोई नहीं बल्कि रघुवीर ही था। मेरे काम में दखल देने का अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। अब समझ आया कि वो रात भर ऑफिस में क्यों रुकता था। मोहिनी के मरने से पहले न सिर्फ रघुवीर को विवेक का राज बता दिया था बल्कि यह भी बताया था कि विवेक पर उसे काफी वक्त से शक भी था। कुछ महीनों पहले उसे एक इंटेलिजेंस यूनिट ने कहा था कि वो उन टेररिस्ट की इंफॉर्मेशन लीक करने के अलावा विवेक नाम के एक फूड ट्रक वाले को भी सनाया से मिलवा दे। मोहिनी ने वैसा ही किया पर उसे नहीं पता था कि विवेक कोई इंटेलिजेंस ऑफिसर है। लेकिन जब उसे सच का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विवेक अभी भी अपनी कार में ही बैठा था और उस खेल खत्म वाले मैसेज को ही देखे जा रहा था। इसके बाद उसने कुछ टाइप करने की हिम्मत की और मैसेज भेजकर पूछा कि मैसेज करने वाला आदमी कौन था। इस बीच हजारों सवाल उसके दिमाग में चक्कर लगाने लगे। हर वो इंसान जिसे वो जानता था उसका चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। आखिर कौन होगा ये? मैंने कहाँ गलती कर दी? कौन है वो जिसे मेरी असलियत मालूम हो चुकी है? कुछ देर बाद जब उसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आया तो उसने उस नंबर पर कॉल किया। फोन की घंटी बजने लगी पर किसी ने फोन नहीं उठाया। विवेक ने कई बार कॉल किया पर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसने अपनी कार स्टार्ट की और घर की तरफ जाने लगा। रात हो चुकी थी। विवेक और सनाया साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। विवेक अब भी उस नंबर पर कॉल कर रहा था। सनाया ने यह बात नोटिस की। किसे इतने कॉल्स कर रहे हो? आराम से खाना तो खा लो। कुछ नहीं, बस एक जरूरी कॉल कर रहा था। यह कहकर उसने फोन साइड में रख दिया और चुपचाप खाना खाने लगा। रात को विवेक लिविंग रूम के सोफे पर बैठकर दोबारा उस नंबर पर कॉल कर रहा था। अचानक उसे बहुत मीठी सी खुशबू आने लगी जो उसे अट्रैक्ट कर रही थी। जब उसने नजरें उठाकर देखा तो सनाया उसके सामने एक रेड कलर की नाइटी पहने हुए खड़ी थी। सनाया धीरे से चलते हुए विवेक के पास आई और आकर उसकी गोद में बैठ गई। उसने विवेक से उसका फोन लेकर साइड में रख दिया। विवेक सिर्फ सनाया को देख रहा था। सनाया ने अपना एक हाथ विवेक के गले के पीछे रखा और दूसरे हाथ की उंगली से विवेक के चेहरे को छूने लगी। धीरे धीरे उसकी उंगली विवेक के गले तक पहुंच गई। विवेक की सांसें तेज हो चुकी थी। सनाया ने उसका दूसरा हाथ विवेक की गर्दन से हटाया और दोनों हाथों से उसके शर्ट के बटन खोलने लगी। विवेक की आंखें अपने आप बंद हो गई और अचानक उसके सामने दिव्या का चेहरा आ गया। नहीं, इस बार मैं ये नहीं कर पाऊंगा। उसने सनाया का हाथ पकड़कर उसे रोका, उसे अपनी गोद से नीचे उतारा और चुपचाप अपना फोन उठाकर अपने कमरे में चला गया। सनाया अपना मन मारकर चुपचाप उसे जाते हुए देखने लगी। रात के 2:30 बज चुके थे पर विवेक अब तक जगा हुआ था। उस मैसेज का टेंशन और दिव्या की याद उसे सोने नहीं दे रही थी। उसने अपना फोन उठाया और दिव्या को फिर एक मैसेज किया। दिव्या, क्या हुआ? तुम मेरे कॉल मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही? दिव्या के मैसेज का वेट करते करते उसकी आंख लग गई। सुबह 9 बजे फोन की रिंगटोन की आवाज से विवेक की नींद खुली। उसने एक आंख खोलकर अपना फोन देखा और वो फोन उठाने ही वाला था कि फोन कट गया। उसने अपने हाथों से अपनी आंखें मली
और सबसे पहले दिव्या का चैट बॉक्स खोला, पर दिव्या का कोई रिप्लाई नहीं आया था। फिर उसने देखा कि उसके फोन पर इंस्पेक्टर शालिनी का मिस्ड कॉल था। क्या हुआ, ये इतनी सुबह सुबह मुझे क्यों याद कर रही है? उसने शालिनी को कॉल बैक किया। विवेक, तुम्हें इसी वक्त पुलिस स्टेशन आना होगा। क्यों? अब मैंने क्या कर दिया? तुमने कुछ किया है या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा। बताओ तो, हुआ क्या है? मोहिनी के घर से उसकी लाश बरामद हुई है। विवेक की पूरी नींद एक झटके में गायब हो गई। वो उठकर बैठ गया। मोहिनी की लाश? ये कब हुआ? हमें आज सुबह पता चला, लेकिन ऐसा लगता है कि कल रात को ही मर्डर हो चुका था। मैंने उस रात तुम्हें मोहिनी के घर पर पकड़ा था ना? विवेक के सवाल सुनकर थोड़ा हैरान रह गया। आपको पता है मैं किसी का मर्डर नहीं कर सकता, आप मुझ पर शक कर रही हैं? शालिनी को विवेक पर भरोसा था, पर उस रात के इंसिडेंट की वजह से उसे विवेक से सवाल तो करने ही थे। मेरे पास और कोई सस्पेक्ट है भी नहीं, पर अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो पुलिस स्टेशन आ जाओ। हम अभी मोहिनी के फ्लैट पर ही हैं। ये कहकर शालिनी ने फोन काट दिया और विवेक तुरंत बेड से उठकर तैयार होने चला गया। विवेक जल्दी जल्दी में घर से बाहर निकल रहा था। सनाया डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रही थी। अरे, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो कर लो। क्या इसे मोहिनी के बारे में बताना चाहिए? नहीं, अभी पहले मेरा जाना जरूरी है। अभी टाइम नहीं है, ऑफिस में कर लूंगा। सनाया ने सुबह विवेक के फोन का रिंगटोन सुन लिया था। ऐसा किसका कॉल आया था जिसके लिए ये इतनी जल्दी जा रहा है? कल भी किसी को बार बार कॉल कर रहा था। मुझे पता लगाना पड़ेगा। विवेक घर से सीधा निकलकर मोहिनी की सोसाइटी में पहुंचा। उसने देखा कि वहां पहले से ही कुछ लोगों की भीड़ जमा थी और पुलिस की गाड़ियां भी वहां पर खड़ी थी। वो मोहिनी की फ्लैट की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ा, तभी पीछे से एक आवाज आई। ऐसा क्यों होता है कि जहाँ कोई हादसा होता है वहाँ विवेक होता है? आई थिंक हर बार हमारी मुलाकात किसी न किसी क्राइम सीन पर ही होती है और हर एक हादसे से तुम्हारा कोई ना कोई कनेक्शन होता है। विवेक ने शालिनी को देखा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वो उसकी बात का क्या जवाब दे। मेरी किस्मत ही ऐसी है, शायद प्रॉब्लम्स मुझे ढूंढ ही लेती हैं। बात तो सही कह रहे हो। कुंडली चेक करवा लो अपनी। विवेक ये सुनकर मुस्कुराने लगा। अच्छा, हंसी मजाक छोड़ो। मैं तुमसे ये जानना चाहती थी कि क्या तुम्हें कोई भी ऐसी बात पता है जिससे हमें मोहिनी के मर्डरर के बारे में कुछ भी पता चल सके? क्या उसके पीछे कोई पड़ा हुआ था? विवेक इधर उधर देखकर कुछ सोचने लगा। मैं उसे ज्यादा नहीं जानता था, मेरी बस उससे एक दो बार ही मुलाकात हुई थी। एक दो मुलाकातों में ही तुम उसके घर में घुस आए? वो एक अलग कहानी है जो शायद मैं एक दिन आपको जरूर सुनाऊं, लेकिन क्या मर्डर सीन पर कुछ ऐसा मिला जिससे मर्डर की वजह पता चल सके? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं मिला, पर हाँ, शायद वो कहीं घूमने जाने वाली थी। विवेक ने सवालिया नजरों से शालिनी की तरफ देखा। आपको कैसे पता? जब हम यहाँ पहुंचे तो उसका कंप्यूटर ऑलरेडी ऑन था और उस पर वो अलग अलग शहरों में टूरिस्ट स्पॉट ढूंढ रही थी। टूरिस्ट स्पॉट? हाँ, उसने गूगल पर बहुत से शहरों के बारे में सर्च किया था। उसने उन शहरों के फोटोज देखे थे और उनके मैप्स भी। उसका रात को सनाया के ऑफिस में आना और अब अलग अलग शहरों के बारे में सर्च करना? कहीं मोहिनी ही तो उन टेररिस्ट और सनाया को जोड़ने वाली कड़ी नहीं थी? क्या हुआ? क्या सोचने लग गए? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, मुझे ऑफिस निकलना है। अगर इस केस के बारे में कुछ और पता चले तो मुझे भी इन्फॉर्म करना। फिर विवेक वहां से चला गया। शालिनी विवेक की इस बात से हैरान नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि विवेक मोहिनी में इंटरेस्टेड था, पर क्यों? इसका जवाब उसकी समझ से परे था। रात को विवेक लिविंग रूम में बैठा हुआ था। उसने फिर से उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की थी जिससे उसे वो अजीब मैसेज आया था। बहुत कोशिशों के बाद भी उसे सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था। अगर मैंने ये नंबर यूनिट में किसी को ट्रेस करने के लिए दिया तो उन्हें अपनी आइडेंटिटी रिवील होने की सच्चाई बतानी पड़ेगी। पहले इस मैसेज का आना, फिर मोहिनी की मौत, ये सब अचानक क्या हो रहा है? विवेक ने फिर से फोन उठाया और उस मैसेज को देखने लगा।
जिसमें लिखा था खेल खत्म, कि तभी अचानक सनाया आई और वो उसके बाजू में आकर बैठ गई। सनाया को इग्नोर करने के लिए विवेक वहां से उठा और वॉशरूम की तरफ चला गया। हड़बड़ी में उसने अपना फोन वहीं छोड़ दिया और उसके दिमाग में इतनी सारी बातें घूम रही थी कि टेंशन में गलती से वो अपना फोन लॉक करना ही भूल गया था। सनाया ने मौके का फायदा उठाकर विवेक का फोन चेक किया। विवेक फोन अनलॉक जरूर छोड़ गया था, पर जाने से पहले उसका फोन होम स्क्रीन पर था, जिसकी वजह से वो खेल खत्म वाला मैसेज स्क्रीन से हट चुका था। सनाया ने जब फोन के मैसेज खोले और सबसे पहले उसे दिव्या का चैट बॉक्स मिला, जिसमें विवेक के कई मैसेजेस थे। ये देखकर वो निराश हो गई थी, क्योंकि शादी होने के बाद भी विवेक दिव्या को नहीं भूला था। तभी विवेक वॉशरूम से बाहर आया और उसकी नजर सीधे सनाया पर गई, जिसके हाथ में उसका फोन था। वो भाग कर आया और उसने सनाया के हाथ से अपना फोन छीना। हाउ डेयर यू! तुम मेरा फोन चेक कर रही थी? तुम्हारी शादी हो चुकी है विवेक, लेकिन अब तक तुम्हारे सर पर से उस लड़की का भूत नहीं उतरा। विवेक के दिमाग में पहले ही बहुत सारी टेंशन थी और सनाया के हाथ में फोन दिखने से उसकी चिंता और बढ़ गई थी। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी करूं, इससे तुम्हें क्या लेना देना? तुमसे बस मेरी शादी हुई है, गुलाम नहीं हूं मैं तुम्हारा। आइंदा अगर तुम मेरे पर्सनल मैटर्स के बीच में आई या तुमने मेरा फोन चेक किया तो क्या करोगे? तो मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगा जिसके लिए बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। वो गुस्से से तिलमिलाया हुआ वहां से चला गया और बैल्कनी पर आकर खड़ा हो गया। आज तो बाल बाल बच गया। एक तो वैसे इतनी सारी टेंशन्स, और आज अगर सनाया वो मैसेज पढ़ लेती तो उसे शक हो जाता और मेरा मिशन पूरा होने से पहले ही खत्म हो जाता। मुझे बच के रहना होगा। फिर उसने अपनी पॉकेट से एक सिगरेट निकाली और उसे जलाया। उसका गुस्सा ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे हो क्या गया है? मैं इतना केयरलेस कैसे हो सकता हूं? अचानक उसके दिमाग में दिव्या का ख्याल आया। उसे महसूस हुआ कि वो उसे कितना मिस कर रहा था, और यही सबसे बड़ी वजह थी कि उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और उसे वो रात याद आई जब दिव्या के दिए हुए फ्लैट पर वो दोनों ऐसे ही बैल्कनी में खड़े होकर आसमान को देख रहे थे। वो आसमान को देखता रहा और उसका गुस्सा धीरे धीरे ठंडा होता चला गया। उधर बेड पर सनाया अब भी गुस्से की आग में जल रही थी। विवेक ने आज तक कभी मुझसे इतने रूडली और चिल्लाकर बात नहीं की। क्या हो गया है उसे? वो ऐसे उस लड़की को नहीं भूलने वाला। लगता है मुझे ही उसे रास्ते से हटाना होगा। वहीं पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर शालिनी की पूरी टीम मोहिनी के मर्डर केस में लगी हुई थी। फिलहाल सबसे जरूरी काम था मोहिनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हासिल करना, तो हर कोई अपने कंप्यूटर पर बैठकर काम कर रहा था। इंस्पेक्टर शालिनी खुद मोहिनी के पड़ोस में रहती थी, लेकिन उन्होंने कभी मोहिनी की किसी दोस्त को उसके घर पर नहीं देखा था और ना ही किसी आसपास के इंसान को मोहिनी के बारे में कुछ पता था। इसलिए वो लोग इस वक्त सबसे पहले मोहिनी से जुड़े सभी लोगों को ढूंढ रहे थे। शालिनी सुबह पुलिस स्टेशन पहुंची और अपना सामान अपनी जगह पर रखकर वो अपने एक कलीग के पास गई, जो अपने कंप्यूटर पर नजरें गड़ाए बैठा था। मोहिनी की फैमिली के बारे में कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। मैंने हर जगह ढूंढ लिया, रिकॉर्ड्स चेक कर लिए और कई कॉल्स भी किए, लेकिन मोहिनी के परिवार के किसी एक इंसान का भी पता नहीं चला। शालिनी सोच में पड़ गई और अपनी जगह पर आकर बैठ गई। कुछ देर बाद शालिनी अपने कैबिन में बैठकर फाइल्स चेक कर रही थी कि उसे अचानक बाहर से तलपड़े ने आवाज दी। मैडम, जल्दी यहाँ आइए, आपको ये देखना चाहिए। शालिनी तुरंत अपनी सीट से उठकर तलपड़े के पास पहुंची। उसने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ इशारा किया। मैडम ये देखिए, उसके घर से हमें जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स मिले थे वो डॉक्यूमेंट्स फेक हैं, और सभी डॉक्यूमेंट्स पिछले 1 या 2 साल में ही बनाए गए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उसकी पूरी की पूरी आइडेंटिटी ही फेक है। इंस्पेक्टर शालिनी ये देखकर चौंक गई। और क्या पता चला? ये डॉक्यूमेंट्स जहां से इश्यू हुए हैं वहां की कोई इन्फॉर्मेशन है?
नहीं। ये मोहिनी की फेक आइडेंटिटी का क्या चक्कर था? क्या इसलिए विवेक इसमें इतना इंटरेस्टेड था? क्या हुआ मैडम, क्या सोच रही हैं? मैं ये सोच रही हूँ तलपड़े कि अब ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं रह गया है। उस औरत के बारे में सारी डिटेल्स पता करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। सुबह से शाम तक पुलिस लगी रही, लेकिन किसी को भी मोहिनी से जुड़ी और कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। शालिनी की टीम के कुछ लोग जो मोहिनी के मर्डर केस के लिए जांच पड़ताल करने लगे थे, वो भी खाली हाथ ही वापस आए। इंस्पेक्टर शालिनी अब डेड एंड पर पहुंच चुकी थी। लगता है अब फिर से विवेक से ही बात करनी होगी। वो जरूर कुछ जानता होगा। शालिनी ने विवेक को कॉल किया। कहाँ हो? अभी मिल सकते हो? हाँ बताइए, कहाँ आना है? तुम्हें एक लोकेशन भेज रही हूँ, जल्द से जल्द पहुंचो। शालिनी का कॉल रखते ही विवेक ने टैक्सी ली और शालिनी की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच गया। वो एक छोटा सा ढाबा था और शालिनी पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रही थी। विवेक जाकर शालिनी के सामने बैठ गया। चाय पियोगे? वैसे तो टाइम डिनर का है, पर चाय को कोई मना थोड़ी ना कर सकता है। शालिनी हल्का सा मुस्कुराई। छोटू, तो चाय लाना। तो क्या बात है, मुझे क्यों बुलाया? हमें मोहिनी के बारे में कुछ पता चला है। विवेक के कान खड़े हो गए कि तभी छोटू वहां पर 2 चाय लेकर आया और शालिनी और विवेक के सामने रख दिया। विवेक ने चाय की एक सिप ली। चाय अच्छी है। हाँ तो आप क्या कह रही थी? शालिनी ने चाय पीते पीते मोहिनी की फेक आइडेंटिटी के बारे में विवेक को सब कुछ बता दिया। पर विवेक इस बात से ज्यादा हैरान नहीं हुआ, क्योंकि उसे मोहिनी पर वैसे ही शक था और वो ऐसी ही किसी इंफॉर्मेशन की उम्मीद कर रहा था। तुमने मुझसे कहा था ना कि अगर मुझे मोहिनी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो मैं तुम्हें बताऊं, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। लेकिन अब तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। मुझे पता है कि तुम मोहिनी के मरने से पहले तक उसमें इंटरेस्टेड थे, तो अगर उससे जुड़ी कोई भी बात है या तुम किसी भी ऐसे इंसान को जानते हो जो मोहिनी के कांटेक्ट में था, तो मुझे बताओ ताकि हमें ये केस सॉल्व करने में मदद मिल सके। विवेक ने अचानक चाय पीना बंद कर दिया और वो कुछ सोचने लगा। क्या इन्हें बता दो कि सनाया और मोहिनी एक दूसरे को जानते थे? अरे नहीं, अगर इन्होंने सनाया को गिरफ्तार कर लिया तो मेरा मिशन अफेक्ट हो सकता है। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। ये कहकर वो अपनी जगह से उठ गया। अच्छा, अब मैं चलूं? मेरी बीवी घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। वैसे भी वो आजकल मुझ पर बहुत शक करती है। विवेक जिस हड़बड़ी में वहां से उठकर जा रहा था, उससे शालिनी को भी उस पर शक हो रहा था। ये खुद भी तो मोहिनी जितना ही मिस्टीरियस है। कहीं ये भी तो मुझसे कुछ छुपा नहीं रहा। वहीं दूसरी तरफ विवेक टैक्सी में बैठकर अभी भी मोहिनी के बारे में सोच रहा था। अगर शालिनी ने जो कहा वो सही है तो फिर मोहिनी का मकसद भी कुछ बड़ा करने का ही था। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि वो उन टेररिस्ट के प्लान में भी शामिल थी। क्या मुझे सनाया से उसके बारे में बात करनी चाहिए? अभी तक उसे मोहिनी के मर्डर के बारे में पता भी नहीं होगा।